सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं मुइज़्ज़ुर रहमान। नाजरीन, आज प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 5 के तर्जुमे से, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उसने आसमान और ज़मीन हक़ के साथ बनाए, वो रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर लपेटता है, और उसने सूरज और चाँद को काम में लगाया, हर एक एक मुकर्ररा मुद्दत तक चलता रहेगा। आज इस आयत के साथ आगाज़ करने का मकसद नाजरीन वो नज़ारा है जो कराची और चश्मे फलक ने रात देखा। बड़ा रेयर एक नज़ारा था जब शहाब साकिब आपको कराची के आसमानों में रात 2:45 पर चलता नज़र आया, और आपको अपनी स्क्रीन पे भी नज़र आएगा। पूरा आसमान ब्लू हो गया और एक खूबसूरत नज़ारा था। अल्लाह ताला की कुदरत हमने उसमें पहचानी। ये एक नाज़रीन मेटियोर शावर भी इसको कहते हैं। तो आइए नाज़रीन, हम इसके बारे में तफसील से चलते हैं कि इसके पीछे क्या वजूहात होती हैं, क्या साइंसी वजूहात होती हैं। तो नाज़रीन, एक ये स्पेक्टेकुलर व्यू था और इस कराची के मुतादिद इलाकों में ये नज़र देखा गया, और पूरी इसकी जो वीडियोज़ हैं वो लोगों ने कैप्चर किए अपने जहनों में, अपने मोबाइल फ़ोन्स में। इस वक्त वो सोशल मीडिया पर वायरल है पूरी दुनिया में। और नाज़रीन, अगर हम बताएं कि ये बेसिकली मेटियोर्स इनको कहा जाता है, और ये मेटियोराइट्स भी कहते हैं, और ये एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि सूरज और गिर्द घूमते भी हैं, और वो जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है उसको घुसते हैं। और नाज़रीन, ये जो आपने देखा होगा स्क्रीन पे कि एक आपको नज़र आ रहा होगा जैसे एक आग की एक फायर बॉल थी, वो नाज़रीन इस वजह से लाइट अप होती है आग की शक्ल में, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर यानी माहौल के साथ इसमें फ्रिक्शन पैदा होती है, जिसकी वजह से शूटिंग स्टार्स जैसा एक नज़ारा क्रिएट होता है। और नाज़रीन, ये मेटियोर्स हैं, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स का सफ़र करके यहाँ तक पहुँचते हैं। कभी जिस तरह आसमान में कोई टुकड़ा टूट गया, और जो मेटियोराइट्स हैं नाज़रीन, ये जो है जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं मेटियोराइट्स, तो ये ज़मीन पर हिट करने से पहले ही जल चुके होते हैं, जैसे आपने देखा कि फ्रिक्शन की वजह से किस तरह आग की वजह से पैदा होता है। और अगर हम इनकी अहमियत के बारे में बात करें, इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें, तो नाज़रीन जो मेटियोराइट्स हैं वो बहुत वैल्यूएबल साइंटिफिक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बताते हैं सोलर सिस्टम की हिस्ट्री के बारे में। और साइंसदानों का मानना ये है कि सोलर सिस्टम की जो हिस्ट्री है वो 4.5 अरब साल पुरानी है, और वो बेसिकली ओरिजिन्स बताते हैं कि कौन सा सैयारा किधर है और कौन सा एस्टेरॉयड किधर है। मज़ीद नाज़रीन, हम बताते हैं कि ये मेटियोराइट्स कहाँ से आते हैं। ज़्यादातर जो मेटियोराइट्स आते हैं वो एस्टेरॉयड्स के रेमिनेंट्स होते हैं, यानी उसके टूटे हुए टुकड़े होते हैं, और कुछ जो है वो बाकी सैयारे जैसे मार्स और जुपिटर से भी आते हैं, चाँद से भी टूट के आ सकते हैं, या जो कॉमेट्स होते हैं। तो नाज़रीन, जो बेसिकली हमारा एक गैलेक्सी है, इस तरह के कई हज़ारों गैलेक्सीज़ भी मौजूद हैं, उसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं, और ये बड़ा एक रेयर इवेंट होता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद इस तरह का कहा जाता है कि आता है। तो नाज़रीन, अगर हम मेटियोराइट्स के साइज़ेस की बात करें तो वो एक मिट्टी के ज़र्रे से लेकर 60 टन तक का भी उनका वज़न हो सकता है। तो ये वेरी करते हैं साइज़ बाय साइज़। अगर हम साइंटिफिक यूज़ ऑफ मेटियोराइट्स के बारे में बात करें तो नाज़रीन, ये जो है जो साइंसदान है उनको हेल्प करते हैं कि सोलर सिस्टम की तख्लीक किस तरह हुई। गुज़िश्ता शब जो एक नज़ारा हमने देखा, ये बड़ा एक रेयर मौका होता है जब इस तरह नज़र आता है। हमने अपने गुज़िश्ता शोज़ में भी आपको याद होगा हमने जिक्र किया था कि अगर कोई बिग बैंग दोबारा जिस तरह कोई पहले भी एक इस तरह का मामला हुआ था, और अगर आगे मेटियोर्स कोई हिट करते हैं, कोई एस्टेरॉयड हिट करता है ज़मीन को, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। और ऑब्वियसली ये एक अल्लाह ताला की कुदरत को अप्रिशिएट करने का मौका है कि उसने हर चीज़ का खालिक करता वही है, और उसी की कुदरत है जो हमें इस तरह के नज़ारे नज़र आए। और ये काफ़ी पूरा आसमान ब्लू हो गया, आप देखिए पूरे ज़मीन तक भी उसका कलर फील हुआ है। अगर चंद सेकंड का ये मामला था, तो हम इस हवाले से आगे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़।
वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हमने बात की कि किस तरह कराची की फ़िज़ाओं में मेटेओराइट नज़र आया और एक बहुत ही खूबसूरत मंजर था। इसके पीछे का हमने आपको एक खुलासा भी दिया कि ये मेटेओराइट्स क्यों फॉर्म होते हैं, इसका क्या मामला होता है। इस पर हम आगे भी नज़र डालते रहेंगे, लेकिन अब हम बात करते हैं नाज़रीन गोल्ड प्राइसेस की। पाकिस्तान में गुज़िश्ता दिनों सोना फ़ी तोला 3,14,000 रुपये तक भी पहुंच चुका है। और ऑब्वियसली हमने आपको एक कुछ हफ्ते पहले भी गोल्ड प्राइसेस के बारे में ब्रीफ किया था कि क्या उसका मामला रहेगा, और एन हमारी प्रेडिक्शन के मुताबिक गोल्ड ने $3,000 के बेंचमार्क को क्रॉस किया। उस पर आपकी बहुत ज़्यादा पजीराई भी आई थी और आपने बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी हमें उस हवाले से आए थे, तो हम आपके शुक्रगुजार भी हैं। आगे नाज़रीन बात करते हैं, क्योंकि जो सदर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ्स लगा रहे हैं, उनका गोल्ड मार्केट्स को उसका बहुत ज़्यादा बूम मिला है और जो गोल्ड इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि देखा जाए तो गोल्ड जो है वो एक हेज होता है, एक बैरियर होता है मार्केट वोलेटिलिटी, जो कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं टैरिफ्स की वजह से आपने देखा होगा किस तरह स्टॉक मार्केट में शदीद उतार चढ़ाव रहा है और इन्फ्लेशन के भी मामला होते हैं। तो चूँकि गोल्ड में कदर स्टेबिलिटी होती है, तो वो इस तरह के इकॉनमी में जो इस्तेहकाम ख़राब होता है उसके अगेंस्ट हेज एज ए हेज एक्ट करता है। और ऑब्वियसली जब से सदर डोनाल्ड ट्रंप आए, उनके टैरिफ्स की जो धमकियां हैं और जिन्होंने कुछ लगाए हैं, उसकी वजह से इसकी कीमतें बढ़ गई हैं। और नाज़रीन, जो टैरिफ थ्रेट्स और ट्रेड पॉलिसी के हवाले से जो एक इस्तेहकाम ख़राब हुआ, जब से वो गैर मुस्तहकम हुआ पूरा एटमॉस्फेयर, उसके वजह से गोल्ड की जो तलब है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर बूम आया है और $3,000 से ऊपर उसका जो है पहली दफ़ा तारीख़ में चला गया है गोल्ड की कीमतें। और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बारे में बात करें तो नाज़रीन सन 2000 से लेकर आज पिछले 25 साल में सोने की कीमतें 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और अगर इसके मुकाबले में हम इक्विटी मार्केट्स की बात करें तो S&P 500 एक बहुत बड़ा मार्केट का इंडेक्स है, वो पिछले 25 साल में सिर्फ 4 गुना ही बढ़ पाया, जबकि सोना 10 गुना बढ़ चुका है। तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म ग्रोथ इसकी ज़्यादा फास्ट है। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखा जाए तो जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जैसे समझें एक रोज़मर्रा के दरमियान अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इशूज़ हैं, क्योंकि ऑब्वियसली $3,000 दुनिया में या 3,14,000 रुपये फ़ी तोला आजकल एक आम आदमी के लिए इन्वेस्ट करना ये बहुत मुश्किल ही है, जो हालात दुनिया के हैं मईशत के हवाले से। तो नाज़रीन, गोल्ड एक ऐसी लिक्विड नहीं है कि जिस तरह पोर्ट्रे किया जाता है कि उस आसान हो उसके अंदर इन्वेस्ट करना और मुनाफा, क्योंकि ऑब्वियसली जो नाज़रीन जो छोटे सरमायाकार हैं उनके लिए कंपेटिटिव प्राइसेस पे जो है गोल्ड ख़रीदना बड़ा मुश्किल हो जाता है या इवन बेचना, क्योंकि जो इदारा जात होते हैं वो उनका मार्केट तक बहुत बेहतर एक्सेस होता है। और पिछले 25 साल में ये गोल्ड की सबसे हाईएस्ट कीमत है। लेकिन 1980 में जब बहुत ज़्यादा स्टैगफ्लेशन थी, जब बिल्कुल इकोनॉमिक एक्टिविटी ख़त्म हुई थी और कहीं से कोई पैसे बनाने का कोई तरीका नहीं था, तो 1980 में इसी तरह फंड्स सारे गोल्ड के अंदर आए थे और उस वक्त गोल्ड $3,800 तक पहुंच गया था। और अगर हम नाज़रीन सेंट्रल बैंक्स की बात करें तो जो सेंट्रल बैंक्स है जैसे हमारा स्टेट बैंक है, इसी तरह चाइना, पोलैंड, इंडिया, तुर्की, नाज़रीन इन्होंने जो है बहुत हैवी क्वांटिटीज़ में गोल्ड बाय किया अपने रिजर्व्स बिल्डअप करने के लिए, ताकि उनके अगेंस्ट डॉलर अपने आप की मईशत को मजबूत कर सकें। और नाज़रीन जो डी डॉलराइजेशन उसका भी बड़ा इसमें एक आंसर है, जैसे चीन जैसे बड़े ममालिक अब अमरीकी डॉलर में ट्रेड करने से पीछे हट रहे हैं और उसकी वजह से अमरीकी डॉलर कमज़ोर का खदशा जाहिर किया जा रहा है और उसकी वजह से फिर गोल्ड में ऑब्वियसली अपील बढ़ जाती है, क्योंकि वो हेज करता है। और जो अमरीकी टैरिफ्स की बात करें, जो उसका ट्रेजरीज पे भी इम्पैक्ट है, अमेरिकन स्टॉक मार्केट पे भी इम्पैक्ट आया है। तो ऑब्वियसली ये जो टैरिफ्स हैं, ये जो बाहर की बाइंग होती है, फॉरेन बाइंग ऑफ US ट्रेजरीज, उसमें कमी आती है, तो उससे और ज़्यादा गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। अगर हम बात करें सोने की एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, गोल्ड एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, तो कुछ सरमायाकारों का मानना है कि वक्त के साथ साथ और जो मार्केट में इस्तेहकाम ख़राब हो रहा है, तो उसके मुकाबले में जो सोना एज अ कमोडिटी या एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर वो एक ज़बरदस्त किस्म की लिक्विडिटी आपको प्रोवाइड करता है। इवन दो इसमें जो है एक्सपर्ट्स जैसे रॉब हैफवर्थ, उनका व्यू हमने आपको बताया कि इसमें छोटे सरमायाकारों को काफ़ी डिसएडवांटेज होता है, तो वो उनका ये मानना है कि गोल्ड इतना लुक्रेटिव या इतना अट्रैक्टिव नहीं है, जितना है उतना नहीं होना चाहिए। और अगर हम आखिर में इसको समराइज़ करते हुए, जो छोटे सरमायाकार हैं, जो समझें अपने थोड़ी सेविंग करके गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको हम यही कह सकते हैं कि उनको बेसिकली जो इसके रिस्क्स हैं, जैसे हमने आपको पहले जिक्र किया कि बड़ी जो कंपनीज़ हैं या बड़ी मार्केट्स हैं, उनके मुकाबले में वो डिसएडवांटेज होते हैं, तो उनको इन रिस्क्स को मद्देनज़र रखते हुए
गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि शायद ये उस तरह के रिटर्न्स या लिक्विडिटी ना फराम कर सके जो आम तौर पे इसके बारे में परसेप्शन है, जो कि विच इज़ मेनली क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ जो बड़े मार्केट प्लेयर। तो अब नाज़रीन, हमने आज के प्रोग्राम में जिक्र किया कि शहाब साकिब जिस तरह कराची में नज़र आया, और आगे सोने के बारे में, क्योंकि ओबियसली आज बड़ी अनसर्टेनिटी है दुनिया में हर तरफ, चाहे मशरिकी वस्ता को लेकर हो, चीन और अमेरिका के मामलात हों, यूक्रेन और रूस के मामलात हों, और अमेरिका और कनाडा और मेक्सिको और यूरोपीय यूनियन, हर तरफ अफरा तफरी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे फिर वही बात आती है कि कोशिश की जाती है कि किसी तरह मेक श्योर किया जाए कि उसका जो एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उसके अगेंस्ट शील्ड किया जाए। तो अब उसी की वजह से गोल्ड में इंटरेस्ट आ रहा है, और ये मज़ीद भी आगे आता रहेगा। हम इस हवाले से आपको मज़ीद भी आगाह करेंगे, लेकिन हमारे प्रोग्राम का यहाँ वक्त हुआ जाता है ख़त्म। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारे अगले शो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अपना फीडबैक पोल मीडिया के सोशल मीडिया हैंडल्स पर ज़रूर दीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।